नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज ऐसे विषय को लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं। बड़ा गंभीर विषय है और जिससे हमारे बागों के बागवान बहुत, जो हमारे ठेकेदार हैं, बहुत दुखी हैं। और ये बड़ा लाइलाज बीमारी होगी। वैसे तो ये देखने को तो छोटा सा मच्छर है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक है। इसको चेप्पा रोग कहते हैं। किसान भाइयों, एक विशेष बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी पूरी खेती को रासायनिक कर दिया है। हमारे जो उर्वरक हैं, उन उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हमारे बागों में हो रहा है। और यहाँ तक देखने को मिला है कि 12 मास, चाहे फसल है चाहे नहीं है, और लगातार कंटिन्यू छिड़काव, स्प्रे जिसको हम बोलते हैं, वो आम के ऊपर जारी है। इसके अलावा खाद, यूरिया, DAP और दूसरी पता नहीं क्या क्या चीज़ इसमें बाग में डाल दी जा रही हैं। जबकि वास्तविकता में हमारे जो बाग थे तो वो हमारे देसी खाद से बहुत अच्छा बाग, चूँकि मैं अपना बाग तैयार किया हुआ, देसी खाद से बहुत अच्छा बाग हमारा तैयार हो सकता है। अब इसमें एक समस्या और आई कि ये अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें एक दवाई आती है कल्टार का प्रयोग कर रहे हैं। कल्टार जो है वो हार्मोन चेंज करती है। और हार्मोन चेंज करने का मतलब है कि पौधे में ऐसा परिवर्तन होता है कि जहाँ नहीं भी आने वाला है वो पौधा भी आपका उसके टहने भी फूट जाएंगे। कल्टार वास्तविकता में इसलिए बनाई गई थी कि जिन पौधों के अंदर बांझपन है उन पौधों में ये दवाई डाली जाती थी और उससे इसका बांझपन हट जाता था और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता था। ये कंटिन्यू हर साल के लिए नहीं थी। लेकिन आज ये जो पैसा कमाने की जो होड़ लगी, अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक पैसा, तो इसमें हम लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया कि इसमें कंटिन्यू हर पौधे को, अगर उसकी 10 ग्राम मात्रा है, उसकी मात्रा भी कई गुनी बढ़ गई। तो अगर वो 1 साल डालनी थी, हर साल उसको डालना हमने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपना विकास के नाम पर अपने विनाश को हमने दावत दी है। और कुछ तो ऐसा हमने देखने को मिला है कि कुछ लोग नमक लगा रहे हैं, नीचे नमक दाबते हैं। और नमक की एक विशेषता है, जब आप खेत में डालेंगे तो आपकी 1-2 फसल बहुत तकड़ी होगी, उसके बाद फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो नमक डालते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इन रोगों के ऊपर हमें काम करना है, इन बीमारियों के ऊपर हमें काम करना है, इन कीट पतंगों के ऊपर हमें काम करना है, तो हमारे अपनी कृषि को, अपनी खेती को, अपनी बागवानी को, अपनी सब्जी को हमने उसी अनुसार ढालना पड़ेगा। सपोज करो हमने अब ये चेप्पा रोग जिसको कहते हैं, यहाँ दिखाने का प्रयास करें। यहाँ ये केले का पत्ता आम के नीचे खड़ा हुआ है, ये केला खड़ा हुआ है और इसके ऊपर आप ये बूंदियाँ से देख रहे हैं। ये एक छोटा सा जीव होता है, मच्छर की तरह का। ये उसकी टहनी पर बैठता है, आम का रस चूसता रहता है और नीचे ये निकालता रहता है। तो अगर आप पौधे के नीचे खड़े होंगे तो आपको बूंद बूंद सी ऊपर से आती हुई, टपकती हुई नज़र आएंगी। बहुत बारीक सी बूंद आपको ठंडी ठंडी लगेंगी और ये स्वाद में मीठा होता है। इसके ऊपर मधुमक्खियाँ भी मंडराती हुई देखी गई हैं। अब ये करता क्या है कि ये टहनी का रस चूसकर फलों की जो जड़ें, फलों की जो जहाँ फल जुड़ा हुआ होता है पौधे से, वहाँ का रस चूसता है और नीचे जो पदार्थ निकलता है वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस पर मधुमक्खियाँ बैठती है और वहाँ से वो जिसकी टहनी है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा फल नीचे गिर जाता है और इसका उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो हमने जो नाइट्रोजन की अंधाधुंध डोज हमने डालनी शुरू करी, इससे पौधा क्या हुआ, हमारा मदमस्त पौधा हो जाता है। उसमें फुटाव बहुत ज़्यादा होता है और वो अपनी जो नेचुरलता है उसको खो देता है। तो इसलिए हर बीमारी का प्रकोप अधिक से अधिक होता है। तो किसान भाइयों, मेरा सबसे पहले तो आपसे एक अनुरोध है, इतने जहर की ज़रूरत क्या है? हमने अपना उत्पादन बढ़ाना है। आप सड़कों के किनारे जो आम के पेड़ खड़े हुए हैं, आप तनिक उनके ऊपर ध्यान करिए। क्या उनके ऊपर फल नहीं आते? क्या वो आम के पेड़ हरे नहीं हैं? कौन उनमें पानी देता है? कौन उनमें रासायनिक खाद डालता है? कौन स्प्रे करता है? आप जंगल में चले जाइए, जंगल में जाकर के आप देखेंगे सारी वनस्पति हरी भरी है। उसके विपरीत हमारे खेत का जो आम है, हमारे खेत का अमरूद है, हमारे खेत का आड़ू है, चीकू है, किन्नू है, वो या तो सूख रहा है या सूखने के कगार पर है या उसका उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कम से कम बीमारियां काफ़ी लगी हुई हैं, तो जिसमें हम दुनिया भर का खर्च हम लोग करते हैं। आज महंगी महंगी दवाइयां आप लोगों के बीच आ रही हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि ये कारण, इसका जो कारण, होम्योपैथिक इलाज में एक विशेष चीज़ है कारण।
जब तक किसी बीमारी का कारण हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी ख़त्म नहीं होगी। अगर होगी दोबारा हो जाएगी। तो इसका कारण है अलाधुंध हमने जो रसायनों के प्रयोग किए, इससे हमारे मित्र कीटों को बहुत भारी नुकसान हुआ और हमारे शत्रु कीट जो हैं वो हावी हैं। तो इस पर हमने एक रिसर्च किया है। वैसे तो रासायनिक दवाइयाँ दुनिया भर की जहरीली दवाइयाँ डाल दी जा रही हैं, तीसरे दिन स्प्रे हो रहे हैं, उसके बाद भी वो क्या नाम आपका चेप पिंड नहीं छुड़ा रहा है। तो एक तो मैं जो किसान हमारे जो टैंकर से दवा छिड़कते हैं उसमें मात्रा का सही प्रयोग नहीं करते। सपोज करो उन्होंने मोनो का स्प्रे किया, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। तो मोनो का सपोज करो कि 1 लीटर में 1 या 1.5 ml हमने डालनी है, तो 1000 में हमारी 1.5 लीटर हो गई। 2000 का टैंकर हुआ हमारी 3 लीटर हो गई। 3000 का टैंकर हुआ तो हमारी 4-5 लीटर के करीब हमने वो डालनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, हमने अक्सर देखा है कि टैंकर ले आए, उसमें उन्होंने 3 लीटर मोनो डाल दी और उसका छिड़काव करना शुरू कर दिया। किसान साथियों, होता क्या है कि टैंकर बहुत बड़ा है, उसमें पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, दवाई की मात्रा कम होती है। तो एक वजह तो आपकी दवाई का काम करना न है, तो उसकी एक वजह तो सबसे बड़ी ये है। सबसे पहले तो आप के आम के बाग में, अमरूद के बाग में, या जिस चीज़ का भी आपके पास बाग हो या जो भी फसल हो, उसमें आपने कितना पानी लगाना है इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए, और उसमें दवाई की मात्रा कितनी डालनी है इसका भी अंदाज़ होना चाहिए। तो ये जो आपका जो समीकरण बिगड़ता है पैमाने का कि लीटर में कितना, 2 लीटर में, तो इससे गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दें, अपना पैमाना आप सही रखें, आपने टैंकर में कितनी दवा डालनी है ये कन्फर्म करके रखें, एक बात। दूसरी बात, किसके साथ में कौन दवा लगानी है, ये भी अक्सर देखने को आया है, एक के साथ में 4-4, 5-5, 6-6 दवाई डाल देते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसी कहावत है जैसी अंधी पीस रही कुत्ते खा रहे। तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज हमारे हर ज़िले में विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, आपसे संपर्क करें, हर विषय का वहाँ पर डॉक्टर है। तो हमने इस पर कुछ रिसर्च किया है आम के चेप्पा रोग के ऊपर, इसको हम चेप्पा बोलते हैं, और कहीं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर कहीं कुछ और भी कहते हैं। एक छोटा सा जीव होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी कि हमने इसमें किस किस चीज़। अब मैं सवाल जब उठाता हूँ अपनी, जब भी कहीं जाता हूँ किसानों की गोष्ठी में या किसी प्रोग्राम में, तो मैं किसानों से अक्सर पूछता हूँ कि आपके पास गौमूत्र कितना है। पहली बात तो उनके पास गाय ही नहीं है, अगर गाय उनके पास है तो गौमूत्र नहीं है। तो अगर गौमूत्र नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, कागजों के ऊपर हम लोग करते रहें, लेकिन ज़मीन के ऊपर अगर हमें कामयाब होना है तो हमें गाय की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे देसी पशुधन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर भैंस है वो भी थोड़ा बहुत काम करेगी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक वो देना चाहता हूँ, एक डाटा, उसमें आप भी प्रैक्टिकल करके देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं। तो 100 लीटर तो हमने इसमें गौमूत्र लिया है। गौमूत्र एक पोषक भी है और एक कीट रोधक भी है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बतानी चाहता हूँ कि हमें कीट को मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीट की उम्र थोड़ी होती है। तो गौमूत्र एक कीट रोधक भी है और एक पोषक भी है, यानी कि अगर वो कीट को रोकेगा, उसके स्वाद को ख़राब करेगा, साथ साथ में हमारी टहनी को, हमारे पौधे के जो भी होगा उसको पोषण देगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे 24 तत्व विद्यमान होते हैं और हमारी खेती के लिए सिर्फ 17 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सबसे पहले 100 लीटर हमने गौमूत्र लिया। इसके अलावा हमने ऐसी चीज़ें उसमें लेनी है जो हमारा जो कीट है उस कीट को परेशान करे और ना खा सके। तो इसमें 100 लीटर में हमने 5 किलो सूरजमुखी, एक मिर्च आती है जिसको सूरजमुखी बोलते हैं, ऊपर को होती है, इतनी तेज़ मिर्च होती है, अगर अपने हाथ से आप उसे तोड़ोगे तो आपके हाथ में भी झड़लाट मारेगा। ये मैं हाइब्रिड की यहाँ पर बात करूँगा, हाइब्रिड चीज़ इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। तो अगर आप किसान हैं तो थोड़ी मिर्च अपनी लगाइए, तो हाइब्रिड मिर्च होगी, ये होगी 5 किलो हरी। अगर आप हरी नहीं है तो आपको सूखी अगर मिल जावे तो उसकी जगह आप 2 किलो डाल सकते हैं। तो एक तो आपकी मिर्च होगी। इसके अलावा हमारे पास ये धतूरा है, ये यहाँ दिखाइए थोड़ा पेड़ ये खड़ा छोटा सा, वैसे मेरे पास काफ़ी धतूरा है इसका ये। तो हम धतूरे का पंचांग ले लेते हैं। इसमें इसका फल भी है, इसमें फूल भी है, पत्ती भी है, जड़ भी है। पंचांग ले लिया हमने, ये भी हमने 5 किलो ले लिया है। एक हमारा कंपला तंबाकू आता है। तंबाकू पहले जब हमारे पशुओं के शरीर पर जब चिचड़ियाँ वगैरह हो जाती थी तो हमारे बुजुर्ग थे उस तंबाकू का लेप करते थे पका करके। तो वो तंबाकू होता है, इसको हम कंपला तंबाकू भी कई बार बोलते हैं, ये तंबाकू होता है। एक हमारा होता है लहसुन। लहसुन भी हमने इसमें 5 किलो लिया है। अच्छा, नीम का पत्ता हम लेते हैं,
क्योंकि नीम भी कड़वा होता है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, काफ़ी चीज़ों में ये काम करता है। तो हमने नीम के पत्ते लिए, ये हमने 15 से 20 किलो लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान देने की है कि नीम के पत्ते हमने कूटने हैं। ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है, इन सब चीज़ों की चटनी हम लोग बना करके उसमें आप मिक्सी में रगड़ लें या बड़ा आपका उखड़ हो उसमें से कूट लें, और कूट करके फिर हम इसको प्रयोग में करेंगे। अगर सबूत पत्ते आप डालेंगे उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, सबूत मिर्च डाल लेंगे इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको कूट के, इसके अलावा एक कनेर होता है हमारा, इसकी कड़वी कसैली पत्ती होती है, जहरीली पत्ती होती है, तो हम कनेर की पत्ती भी इसमें 5 किलो डालते हैं। और इसमें एक चीज़ डालते हैं हम, चिकनी मिट्टी। किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मिट्टी भी एक कीट रोधक है, क्योंकि वो टहनी का रस चूसेगा कीट, और टहनी के ऊपर अगर हमारी मात्रा थोड़ी बहुत उसकी क्या नाम आपकी मिट्टी की अगर परत वहाँ पर जम गई तो वो उसको खाने में उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि जीव बहुत सूक्ष्म होता है। आपकी इल्ली भी अगर काम कर रही है और मिट्टी का भी आपने स्प्रे कर दिया तो वो भी प्रभावित होगी। तो इसलिए हमारी कम से कम 3-4 किलो मिट्टी चिकनी जो पानी में घुल जाए और आपके छिड़काव में दिक्कत ना हो, तो इस तरह की मिट्टी हम लोग लेंगे। इस सबको हम लोग इकट्ठा करके एक अपना ड्रम ले लेंगे कटा हुआ लोहे का, और उसमें इसको हम पका लेंगे। पकाने के बाद 100 लीटर में से 5-4 लीटर आपका जाएगा। इसको आप आधा घंटा पकाने के बाद आप ठंडा कर लीजिए, क्योंकि फ़िलहाल जो चेप चल रहा है इसमें आपको फ़ौरन ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको अगर हम इसको ऐसे ना बनाएं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस चटनी को हम लंबे समय तक उसमें डुबो करके रखें और वो उसका अंश उसमें चला आए, उस तरह भी हम इसको तैयार कर सकते हैं, इसी में सड़ाएँ इसको। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें बहुत जल्दी में ज़रूरत है तो हमें इसके घोल को तैयार करें, और इसको फिर हमने करीब 2000 से 2500 लीटर के टैंकर में हमारा ये घोल काम करेगा। तो इसमें विशेष चीज़ ये हुई, एक तो इसमें हमारा जो गोमूत्र हुआ, तो ये गोमूत्र आपका पोषण भी देगा, क्योंकि हमने पौधों का जो नुकसान किया है कीट ने, चूसक कीट जो था, ये रस चूसक कीट है किस्म से, और ये विशेषकर फले जहाँ पर फल आए हुए होते हैं वहाँ पर ये काम करता है। तो हमने जब वहाँ पर हमने गोमूत्र का छिड़काव किया तो उसको कीट को रोकेगा भी, साथ में पोषण भी देगा। तो आप ये छिड़काव, अगर आपको बहुत जल्दी है और आपकी दवाई उसमें काम नहीं कर रही है, क्योंकि अक्सर मुझे बागवान कहते हैं कि साहब उसमें हमारी दवाइयों ने काम नहीं किया, तो पहले तो उसमें रसायन आप खेत में इतने मत डाल लें कि हमारा पौधा जो है वो सही हालत में ना रहे, नशेसे की हालत में हो जाए। तो उसको नेचुरल अवस्था में रखें, क्योंकि नेचुरलिटी में रोग कम आएंगे और आपका उत्पादन अच्छा होगा। और आप इसको इस्तेमाल करके देखें, इसके 2 छिड़काव आपके 4-5 दिन के अंतर पर आप इसके अगर 2 छिड़काव कर देंगे तो ये जो हमने बताया है 2000 से 2500 लीटर पानी में इसको आप पूरे को घोल करके इसका छिड़काव करें और इसका रिजल्ट देखें। उसके बाद हमें बताएं आपका क्या रिजल्ट रहेगा। और हम ऐसी जानकारी अपने चैनल पर अक्सर आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए ऐसी जानकारी हम आप लोगों के पास अक्सर डालते रहते हैं। हमारे प्रोत्साहन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। जितना हम मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, सब्सक्राइबर हमें नहीं मिल पाते हैं। अगर एक गाने वाले को हज़ारों सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, एक गौ पालक को, एक गौपुत्र को बहुत कम सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। आपसे उम्मीद है, क्योंकि मैं चैनल किसान का लिया है, आज किसान सबसे पिछड़ा हुआ है, खेती हमारी सबसे पिछड़ी हुई है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम उस स्वर्ण काल की तरफ बढ़ें जिसमें कहा गया था कि उत्तम खेती, मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी, भीख निगान। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।